Hello student, this is Kinex Computer. In this video we are going to discuss about constructor and destructor in VB.NET. So as we know, in Visual Basic, constructor is a method and it will invoke automatically whenever an instance of class is created. हम लोग जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है. ठीक है. द कंस्ट्रक्टर इज यूजफुल टू इनिशियलाइज एंड सेट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द डेटा मेंबर्स. जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं और उस क्लास के अंदर अगर किसी वेरिएबल्स में डेटा मेंबर्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. तो बाकी हर लैंग्वेज में सेम यही पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का कि इनिशियलाइजेशंस में यूज़फुल होता है. In case if we create a class without having any constructor, the compiler will automatically create a one default constructor for that class. तो हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास हमने बनाया उसमें कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिया था. जब हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है. ठीक है. तो इसका मतलब है हर क्लास में कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अगर नहीं भी लिखें तो भी इंटरनली कंपाइलर को रखना ही, वो कंपलसरी है. जो हमें दिखता नहीं है तो अगर हमने नहीं रखा है कोई कंस्ट्रक्टर तो एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में कंपाइलर क्रिएट करके रख लेगा. नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लास कैन कंटेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स. तो एक कंस्ट्रक्टर जो है एक क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स. किसी में एक आर्गूमेंट है, किसी में आर्गूमेंट नहीं है, किसी में दो आर्गूमेंट है. इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट द कंस्ट्रक्टर्स विल नेवर रिटर्न एनीथिंग. कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वाइड. तो एक कंस्ट्रक्टर के पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. ठीक है. If we want to create a constructor in Visual Basic, we need to create a method with new keyword. यहाँ पर एक जो कंस्ट्रक्टर बनेगा उसमें न्यू कीवर्ड यूज़ होने वाला है. तो उसी के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न तो करता नहीं है, तो नहीं करता इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सब में बनाते हैं हमेशा. वो फंक्शन से क्रिएट नहीं होगा, सब से बनेगा. ठीक है. और उसके बाद न्यू लिखाता है. बाकी लैंग्वेज C++ और जावा में आप लोग अवेयर हैं कि सेम नेम एज क्लास नेम होता है. VB.NET में सेम नेम एज क्लास नेम का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ हो जाता है. ठीक है. यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं डाले हैं हम लोग, तो ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया है जो हम लोग इसके बाद देखेंगे. ठीक है. तो इस तरह से लाइक एज इक्वल टू 0 सेट करना है मुझे, तो हम लोग इस तरह करके सब न्यू करके क्रिएट कर दिए. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स होते हैं. C++ में as we know there are three types of constructor like default constructor, parameterized constructor, copy constructor. तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टर के सेम इसी तरह से टाइप्स हैं. ठीक है. तो सबसे पहला टाइप्स वही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. क्या है इसमें, इन विजुअल बेसिक इफ वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विदाउट हैविंग एनी पैरामीटर, मतलब उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए, तो वी कॉल इट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा. हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे आगे. सिंटैक्स हम लोग अभी लास्ट में भी देख चुके थे, लास्ट स्लाइड में सेम वही सिंटैक्स यहाँ यूज़ कर लिए. ठीक है. सेकेंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इन विजुअल बेसिक इफ वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विथ एटलीस्ट वन पैरामीटर, कम से कम एक आर्गूमेंट या पैरामीटर होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है. ठीक है. So then we will call it a parameterized constructor, and every time the instance means object of the class must be initialized with parameter value. जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का तो हम लोग उसके क्लास के ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा. एक छोटा सा देख लेते हैं
सिंटैक्स क्या होगा, एग्जांपल मान लीजिए हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, सब करके हमने न्यू लिया और इस बार हमने आर्गुमेंट पास किया है। आर्गुमेंट पास करना हम लोग को आता है, हम लोग लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं बाय वैल करके, ठीक है। तो हम लोग एक्स पास किए और एस में वो एक्स हम लोग क्या किए, पास कर दिए। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग सी प्लस प्लस में देखे हैं कि हम लोग आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इन विजुअल बेसिक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, काइंड ऑफ उसमें पैरामीटर ही पास कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको पैरामीटराइज के अंदर रख सकते हैं। दैट कंटेन्स अ पैरामीटर ऑफ द सेम क्लास टाइप, मतलब कि उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होगा वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। We can say copy constructor is a constructor which copies the data of one object into another. वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉपी रखता है, कॉपी पास होता है। तो इसको लिखने का तरीका सिंपल है कि आप सब न्यू लिख दीजिए। बाय वैल में हम लोग ओबीजे कोई ऑब्जेक्ट नेम ले लेंगे, ठीक है, एज, और जो क्लास का नाम होगा वो क्लास का नाम लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट पास होता है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एस का वैल्यू होगा वो हम इस एस में पास कर दे रहे हैं, तो एक तरह से कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप्स हैं, खासकर हम लोग इस तीन टाइप्स का पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल हो। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है लाइक फाइंड द एरिया, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने प्राइवेट में एल एंड बी ले लिया है, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एल का वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया 1 और बी का हमने सेट कर दिया 1, कि अगर ये कॉल हुआ तो एल और बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर पैरामीटराइज कॉल हुआ तो एक्स और वाई हम पास कर रहे हैं, जो एक्स में वैल्यू पास करेंगे वो एल में चला जाएगा, जो वाई में पास करेंगे बी में चला जाएगा। और एक हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर लिए हैं बाय वैल ओ बी एज, ठीक है, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम यहाँ क्या है, तो कौन से, तो कौन से नाम दिए थे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कौन से लिखेंगे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो इस ओ बी ऑब्जेक्ट का जो एल बी का वैल्यू होगा वो इस एल बी में चला जाएगा, ठीक है। जो अभी हम लोग नीचे जब रन कराएंगे तो और इसको इजीली आप समझ जाइएगा। और एक एरिया फंक्शन ले लेते हैं जो एरिया रिटर्न करेगा, तो इसीलिए हम लोग फंक्शन ले लिए और रिटर्न टाइप इंटीजर करके एल इंटू भी निकाल लिए, ठीक है। तो हमने ये क्लास बना लिया जिसमें 3 कंस्ट्रक्टर हो गया और एक एरिया हम लोग नॉर्मल फंक्शन लिया। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं obj1 कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कमेंट साइन में हम लिख सकते हैं कौन सा कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट कुछ नहीं पास किए हैं, तो बिना आर्गूमेंट वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। VB.NET में कमेंट हम लोग एक्सक्लामेशन ये सिंगल कोट से देते हैं, सिंगल कोट्स के बाद जो लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा। ये क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड, क्योंकि इसमें हमने पैरामीटर पास किया, दो पैरामीटर वाला कौन है, तो ऊपर में हमने एक बनाया था ये वाला। तो x में चला जाएगा 5 का वैल्यू और y में चला जाएगा 6, ठीक है। एक obj3 लिए हैं जिसमें हमने पास किया obj1 को, मतलब कि obj1 का कॉपी हो जाएगा obj3 में, ठीक है। तो मान लीजिए obj1 पास किए हैं, तो obj1 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, तो obj1 के कंडीशन में हमारे पास l का वैल्यू 1 सेट हुआ था क्योंकि डिफ़ॉल्ट है वो, तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में l का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 1। तो उस कंडीशन में यहाँ पर obj3 जो है वो कॉपी करेगा obj1 का वैल्यूज़, ठीक है। तो ob, तो ob में कौन सा गया, obj1 गया, तो obj.l लिखा है, तो obj.l का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इस l में चला जाएगा। l मतलब कौन सा, obj3 का l में। सेम वैसे ही ob.b लिखा मतलब कि obj1.b लिखा हुआ है, वो किस में चला गया,
इस बी में, और ये बी किसको इंडिकेट कर रहा है, obj3 को। ठीक है, तो इस तरह करके obj1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वही एक तरह से obj3 के डेटा मेंबर्स का भी हो जाएगा। लास्ट में हम लोग कॉल कर लेंगे सबको एक एक करके। ठीक है, इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखिएगा जो obj1 का एरिया निकलेगा वही obj, हाँ देखिए एरिया 1 आया, एरिया 30 है पैरामीटराइज का, क्योंकि पैरामीटर का वैल्यू 5 और 6 था। ठीक है, और एरिया एक 1। ठीक है, तो एरिया 1 क्यों आया 2 बार, क्योंकि इसका कॉपी किया था। तो obj1 की जगह अगर मैं obj2 कॉपी कर दूँ, ठीक है, obj1 की जगह अगर मैं obj2 कॉपी कर दूँ तो डेफिनेटली उसका वैल्यू 30 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 6 होने लगेगा, उसका कॉपी चला गया obj3। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर हमारा काम करता है। ठीक है, VB.NET में एक और कंस्ट्रक्टर है आपका, उसका नाम है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती है, VB.NET में स्पेशली। तो हम लोग 4 टाइप्स बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर इन VB.NET। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में ऐसा है कि इन विजुअल बेसिक, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एंड इट इज़ यूजफुल इन क्लासेस दैट कंटेन ओनली स्टैटिक मेंबर्स। ये वैसे क्लास के लिए यूजफुल है जिसमें सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स हैं। ठीक है, and if a class contains one or more private constructors and no public constructors, then the other classes are not allowed to create an instance for that particular class except nested class। मतलब कि अगर किसी क्लास में आप सिर्फ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रखें, ठीक है, तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइवेट हो गया है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेट है, तो इसीलिए वो आप जैसे ही ट्राई करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तो वो एरर आएगा। तो किसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनवाना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें, तो फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसका सिंटैक्स में प्राइवेट लिखना है, सब न्यू। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट में पैरामीटराइज वाला भी हो सकता है और डिफ़ॉल्ट मतलब विदाउट पैरामीटर वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बट बस उसके पहले क्या लगा देना, प्राइवेट। तो सब न्यू के पहले प्राइवेट लग गया तो ये कहलाएगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम लोग इसका एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे वर्कआउट हो रहा होगा। ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल के लिए हमने एक क्लास लिया है, यूज़र नाम लिया है। ठीक है, हम इसमें 2 वेरिएबल नेम एंड लोकेशन एज ए स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, और इसमें एक प्राइवेट सब न्यू लिए हैं। ठीक है, जिसमें एक मैसेज लिख दिए हैं बस, आई एम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऐसा कोई हमें यूज़ नहीं करना है, बस हम लोग डिक्लेयर करके छोड़ दिए। इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिए हैं, जिसमें 2 आर्गूमेंट पास किए हैं, ए एंड बी। ए का वैल्यू जो है एज ए स्ट्रिंग नेम में चला जाएगा, बी का वैल्यू लोकेशन में। ठीक है, हम लोग एक पैरामीटराइज ले लिए हैं और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और एक डिस्प्ले नॉर्मल फंक्शन जिसमें कि हम लोग नेम एंड लोकेशन को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो मेन प्राइवेट फंक्शन का पर्पस क्या है, तो हमने यहाँ कमेंट साइन में लिख दिया है कि द फॉलोइंग कमेंट लाइन विल थ्रो एन एरर बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट। अगर मैं ये लाइन कर दूँ, मतलब अभी तो मैंने कमेंट में रखा है ये वाला लाइन, ये लाइन, इसमें डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर कोई आर्गूमेंट पास नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो है उसको मैंने यहाँ पर एक तरह से क्या कर दिया है, प्राइवेट। तो अगर प्राइवेट है और तब अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका ये एरर मैसेज शो करेगा। अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँ तो ये अभी आपका एरर आएगा, कैन नॉट बिल्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल इसको कमेंट साइन में रख देते हैं। ठीक है, समझने के लिए हमने यहाँ बस डाल दिया था। तो सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, उसमें तो प्राइवेट नहीं लिखे हैं, तो वो एक्टिवेट होगा, वो इन्वॉक होगा। ठीक है, तो वही कमेंट साइन में यहाँ लिख दिए। जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक में काइनेक्स एक में रांची लिख दिए हैं, obj.display हुआ, कॉल होगा, वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो नॉर्मली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का सिर्फ ये काम है कि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई बना सके उस क्लास का, तो आप उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया, नेम एंड लोकेशन करके डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर,
जो कि फाइनलाइज मेथड का यूज़ करके होगा। जावा जो लोग पढ़े हैं वो लोग फाइनलाइज मेथड देखे होंगे, यहाँ भी सेम वही फाइनलाइज मेथड यूज़ होगा। तो डिस्ट्रक्टर को हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास एंड इट इज़ यूजफुल इन क्लास टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। जो भी ऑब्जेक्ट बनता है क्लासेस का उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है डिस्ट्रक्टर। द डिस्ट्रक्टर इन विजुअल बेसिक विल इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द क्लास इंस्टेंसेस बिकम अनरीचेबल। जब ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, वो अनयूज्ड हो गया, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रक्टर इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं। इन विजुअल बेसिक डिस्ट्रक्टर्स कैन बी यूज्ड ओनली इन क्लासेस एंड अ क्लास कैन कंटेन ओनली वन डिस्ट्रक्टर। एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। द डिस्ट्रक्टर इन क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फाइनलाइज मेथड। यहाँ भी सेम नेम एज क्लास नेम नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है फाइनलाइज मेथड डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रक्टर इन विजुअल बेसिक वॉन्ट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर। डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर भी पास नहीं होता है, ठीक है, कोई मॉडिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर से पैरामीटर पास नहीं होता है। द डिस्ट्रक्टर विल इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेनेवर इंस्टेंस ऑफ क्लास इज इन नो लॉन्गर नीडेड। ये सेम पॉइंट हो गया कि जब ऑब्जेक्ट अनयूज्ड हो गया तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। द डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक बाय गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर जो है जावा में भी था कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को एक जगह कलेक्ट करके रखने का मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है गार्बेज कलेक्टर। तो whenever the class object that are no longer needed in an application। तो सेम पॉइंट है कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्ट हो गया और गार्बेज कलेक्ट जो है जैसे ही होता है वो डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। सिंटैक्स में जो है फाइनलाइज को लिखने का तरीका है वो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। जावा में भी था कि इसको हम लोग प्रोटेक्टेड के अंदर लिखते हैं, तो वो यहाँ भी है। तो आपको यहाँ लिखना है प्रोटेक्टेड, उसके बाद ये कीवर्ड यूज़ करना ओवरराइड्स। ये दोनों कीवर्ड प्रोटेक्टेड के बाद ओवरराइड्स आपको लिखना है। उसके बाद सब लिखाएगा और मेथड का नाम फाइनलाइज। ओवरराइड्स के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरफेस इनहेरिटेंस इंटरफेस के बाद, जिसमें हम लोग फंक्शन ओवरराइड करना देखेंगे, ठीक है। तो फाइनलाइज मेथड जो है वो ओवरराइड करेगा, क्योंकि पहले से फाइनलाइज मेथड बना हुआ है तो हम लोग यहाँ उसको ओवरराइड कर रहे हैं, और उसका हमेशा मॉडिफायर जो है वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। ये फिक्स इसका सिंटैक्स, और इसी के अंदर हम लोग अपना कोड लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में हम लोग एंड सब। तो क्लास के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब तो फाइनलाइज का एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यहाँ पर मॉड्यूल 1 करके हमने एक नॉर्मल क्लास बना लिया टेस्ट नाम से, ठीक है। इसमें हमने एक प्राइवेट एक्स ले लिया है और इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसमें x इक्वल टू 10 सेट कर दिए। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिए हैं जिसमें हम लोग x का वैल्यू एक जो आर्गूमेंट से आएगा वो सेट कर दिए, ठीक है। और एक डिस्प्ले फंक्शन कर दिए हैं जो रिटर्न करेगा जो x का वैल्यू आएगा उसको, ठीक है। और मेन जो था ये एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं फाइनलाइज के लिए, तो हम लोग प्रोटेक्टेड ओवरराइड्स सब फाइनलाइज लिख दिए, जिसमें हम लोग एक मैसेज लिख दिए हैं द एंड करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, और console डॉट रीड की क्यों यूज़ करें वो हम लोग रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें आउटपुट देखने के लिए स्क्रीन को होल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए। अब यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं, तो इन जनरल ये क्या हो गया, आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये ऐसे लिखा है। और एक जो दूसरा हमने बनाया वो भी 1 करके, इसमें हमने पैरामीटर पास किया, तो पैरामीटर्स के मतलब दो ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। दोनों का अपना डिस्प्ले भी हम लोग करा दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। अगर तो रन कराएंगे तो 1020 आपको दिख रहा है। मैं जैसे ही इंटर मारा, द एंड एक बार लिखा है, फिर इंटर मारा, ये क्लोज हो गया एक्चुअली, फिर से देख लीजिए, ठीक है, दो इंटर फिर एंड। तो दो बार द एंड लिखा है क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो दोनों ऑब्जेक्ट अब अनयूज्ड हो गया। तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट जैसे ही हो जाता है तो वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो दो बार ये डिस्ट्रक्टर एक्टिवेट हुआ।
रीड की यहाँ इसलिए लिखे थे सो दैट कि वो द एंड हमें दिखे, नहीं तो फिर वो बंद होके फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए होल्ड स्क्रीन देखने के लिए हम लोग वहाँ पर रीड की यूज़ किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू।